यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट 2024 वाले बैच में अपियर होंगे, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि यूपीएससी बोर्ड जो है आपको किन पैरामीटर्स पे चेक करती है। एज यू आर अवेयर कि आपके 150 मार्क्स के पर्सनालिटी टेस्ट हैं, और ये यदि हम टोटल मार्क्स देखें तो उसका 25% वेटेज कंसीडर करता है। और आप देख रहे हो कि इंटरव्यू वाला जो कंपोनेंट है उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। हाईएस्ट मार्क्स इन द सेंस परसेंटेज के टर्म में यदि आप रिटेन पार्ट देखो तो 450 मार्क्स का है। 450 मार्क्स यदि है तो इसमें आपके 50% मार्क्स 225 होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लेस देन 225 है, उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। और इस ईयर में 24 वाले में मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो उनका जो रिटेन वाला पार्ट होगा उसमें 225 से कम मार्क्स होगा। लेकिन यदि आप पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का मार्क्स का 50% लो तो जस्ट 75 होता है। इसमें देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स अभी हाल में जैसे 23 में देखो तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के 100+ मार्क्स थे। इसका मतलब है कि मोर देन 66% यानी 67% से ज्यादा मार्क्स थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके ये आपके मार्क्स जो थे 80% और या उससे ऊपर थे। तो इसमें 80% लाना रिटेन वाले में बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इजीली ले आते हैं। तो अभी जो आपके 80% यानी कि जो 25% है, जिसमें कि आप 80% से भी ऊपर आप स्कोर कर सकते हो, 85% स्कोर कर सकते हो। 85% और 80% मीन चैलेंजिंग बहुत है, लेकिन 80% तो कई कैंडिडेट्स ने अचीव किया। 30 कैंडिडेट्स ऐसे थे, 30 कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नॉन सिलेक्शन वाले भी थे। तो 30 कैंडिडेट्स एटलीस्ट थे, 358 कैंडिडेट्स में 30+ जिन्होंने 120 या उससे ऊपर मार्क्स स्कोर किया। तो आपको ये जानना है कि यूपीएससी बोर्ड जो है आपको किन पैरामीटर्स पे जज करती है। देयर आर सम पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स आपके जो हैं जो रिटन वाले सिलेबस जैसे नहीं है। इसमें आप होगे, आप एज ए पर्सन के तौर पे आपका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन क्या है, आप किस ढंग से चल रहे हो, आपका आई कांटेक्ट क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उन सारे पैरामीटर्स पे आपको चेक करेगी। तो हम इसमें देखेंगे ब्रॉड जो भी है। इसमें कहता है कि व्हाट यूपीएससी सेज रिगार्डिंग इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स करियर। मींस जो आपका डीएफ है उसका जो मेन पार्ट है वो उनके पास है। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट में और देखो आगे इलाबोरेट होगा। इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई एकदम स्पेसिफिक डीपर में बहुत जाकर के नहीं, अब कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि स्पेसिफिक है, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डीप टॉपिक दे दिए और उस पर बोलेंगे कि आपको बोलना है। जैसे सपोज करो कि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है एज ए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अगला 30 मिनट्स आपको चुअल एम्पायर के बारे में बोलना है या मौर्यन एम्पायर के बारे में बोलना है, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ट्रेड था उसके संबंध में आपको 30 मिनट्स बोलना है। वैसे नहीं बोलेंगे। यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ट्रेड का इंपॉर्टेंस, तो वो आपके थोड़े से पार्ट कंपोज होंगे, वो आपके 20 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स आप उस पर बोलना है आपको। ऐसा नहीं है। तो जनरल नेचर का मतलब है कि थोड़े थोड़े आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। The object of the interview or personality test is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observers. जो भी कैंडिडेट को जज कर रहे हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं या बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, बोर्ड के हेड हैं, वो आपके पर्सनल सुटेबिलिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बोर्ड ने बहुत कम मार्क्स दिया, लेकिन रिटर्न में जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है तो वो सेलेक्ट होंगे। हाँ, अब एकदम कोई ऐसा पर्सन होगा जो किसी लायक उनको लगेगा कि नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें एडवर्स रिमार्क्स रहेगा। लेकिन अदरवाइज
मार्क्स किसी का थोड़ा कम आ रहा, फिर भी रिटर्न में ये हमारा सिस्टम भी यही कर रहा, परमिट कर रहा। जैसे आप देखो, जैसे आप एसएसबी जब फेस करते हो, तो उसमें आप कितना भी रिटर्न में मार्क्स लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले दिन ही बाहर हो जाओगे। ठीक है। तो यह है कि बोर्ड जो है ये मानो कि कॉम्पिटेंट है और अनबायस्ड ऑब्जर्वर है। वो जो भी है आपको बस 25-30 मिनट्स के लिए वो है आपके साथ। फिर आपका सिलेक्शन हो ना हो उनसे, न तो सिलेक्शन होने से बहुत उनको खुशी होगी और ना तो नॉन सिलेक्शन से उनको दुख होगा। वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और वो इनफ उनके पास कॉम्पिटेंसी है, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। 35-30 ईयर्स, 40 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस उनके पास है और आपसे कोई भी बायसनेस नहीं रख रहे हैं। द इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ ए कैंडिडेट। आप मेंटली कितने साउंड हो, आप किसी चीज को कितने जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, कितने जल्दी किसी चीज को परसीव करते हो। In broad terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits and interest in current affairs. तो करंट में आसपास हमारी घटनाएं, दिन दुनिया में जो चल रही है, आउटसाइड वर्ल्ड जो चल रही है, आप कितने अवेयर हो, सोशली आप कितने कोहेरेंस दिखा रहे हो। सपोज करो किसी फीमेल के प्रति आपका क्या नजरिया है, किसी डाउनट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रति आपका क्या नजरिया है, या आप सोसाइटी के किसी ऐसे वर्ग से आते हो जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो आप दूसरे वर्गों के प्रति, दूसरे क्लास के प्रति, दूसरे समूह के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हो। Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition। देखो कोई भी चीज है कि किसी चीज को हम किस ढंग से इंक्लूड कर पाते हैं। क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन मीन्स है कि हम कोई चीजें दी गई है तो किस ढंग से हम उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, किसी चीज को बोलना है तो ऑर्डर में, जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ टॉक करते हैं या ऐसे ही, तो कहते हैं ना बहुत बार बिना सिर पैर के होता है, लेकिन आपका जो होना चाहिए वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए जो आपका आंसर। बैलेंस ऑफ जजमेंट, आप किसी के प्रति बायसनेस नहीं दिखाओगे। आप कभी नहीं बोल सकते हो कि कोई एकदम ड्रास्टिक टाइप का या किसी समूह के संबंध में आप अनबैलेंस्ड ओपिनियन नहीं दे सकते हो। अब बैलेंस देने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह झूठ का बीच में ला दोगे, नहीं। उसमें भी आपको है जो एक तरह से दे रहे हो लॉजिकल होना चाहिए। वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हैं और आगे हम देखेंगे। The technique of the interview or personality test is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate। ये ऐसा नहीं है कि एक तरह से आपके क्रॉस एग्जामिनेशन टाइप का, ये पुलिस टाइप का नहीं है कि पुलिस कोई केस का अनुसंधान कर रही है तो हाँ जी बताइए आप उस समय कितन कहाँ थे, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं, ऐसे सिचुएशन नहीं है। वो एक तरह से कुछ क्वेश्चन में आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है कि हाँ जी आपने ये डीएफ में ऐसा क्यों गलत लिख दिया, आपने ये लैंग्वेज वाला सेक्शन क्यों मिस कर दिया, आप जो एग्जाम दिए थे रोल नंबर क्यों नहीं लिखा। ऐसे वो नहीं होता है, चीजें आपको एक फ्लो में चलता है। The interview or personality test is not intended to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidate which has been already tested through their written paper। ठीक है। तो आपका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी चीज में हमारा कितना नॉलेज है स्पेशलाइज, जैसे सपोज ग्रेजुएशन आपने किसी सब्जेक्ट में किया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां आपको डीपर वो नॉलेज चेक करने लगेंगे या सारे सब्जेक्ट के जनरल स्टडीज के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है रिटेन पार्ट में। Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic study, but also in the events which are happening around them, both within and outside their own state or country, as well as in the modern currents of thought and in the discoveries which should arouse the curiosity of well-educated youth। ये कह रहा है कि देखो जो आपका इंटरेस्ट लेना चाहिए, स्पेशल इंटरेस्ट। इंटरव्यू में बहुत बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स जाते हैं और उनके जो डीएफ में भी लिखा हुआ रहता है
उन चीजों पर प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो कभी कभी जैसे एक हिंदी में टर्म होता है भौचक्का रह जाना, कि ये क्या पूछ दिया। अरे डियर, आपके डीएफ में वो था। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी आपके डीएफ में लिखा हुआ है, और आपसे यदि वही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सरप्राइज टाइप का हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। एक जो अवेयर पर्सन है, लिखा हुआ है ना कि क्यूरियोसिटी ऑफ वेल एजुकेटेड यूथ। कोई भी पर्सन होते हैं जो एक वेल एजुकेटेड है, किसी भी चीज के कारण जानने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। किसी चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट जो है, एक डीपर इंटरेस्ट और एक अवेयरनेस। किसी चीज में हम सपोज करो कोई फील्ड है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमको इस फील्ड में आगे करियर बनाना है, आगे जाना है। लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें हमारा रियली उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है कि हम उसमें अपना करियर बनाए, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। ये आपके ब्रॉड एरियाज हैं। तो ब्रॉड द बोर्ड वुड ब्रॉडली assess the candidate inter alia in the following। ये आपके हैं आगे आपके और आएंगे। पहला है फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप इन द सेंस कि जो आप दिख रहे हो। तो फर्स्ट जैसे अपियरेंस, अपियरेंस का मतलब है कि कोई पर्सन कैसा दिख रहा है, उसके स्टेट कंडीशन स्टाइल आउटवर्ड शो। अब देखो, जब भी आप जाते हो तो नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन करके जाते हो। बोर्ड ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको सूट और प्रॉपर पहन करके जाना है। इनफैक्ट जैसे जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में गया था, तो नॉर्मल शर्ट पैंट ब्लैक शूज और टाई। तब उस समय सूट का इतना, ब्लेजर का इतना क्रेज नहीं था। आज के डेट में मैं देखता हूं कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं तो मैक्सिमम जो ब्लेजर पहन करके ही जा रहे हैं, सूट में ही जा रहे हैं। तो आपके पास चॉइसेस होते हैं अभी भी। अब लेकिन जैसे सपोज करो कि हमारा जून महीना में इंटरव्यू है, और एक्चुअली में जरूरत नहीं होती है, लेकिन चलो ठीक है, सूट है तो ब्लेजर है, सब पहन रहे हैं तो पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपका दिखना चाहिए, ऐसा है कि फिट होना चाहिए। आपके जो हेयर स्टाइल है वो डिसेंट होने चाहिए, एकदम जैसे तैसे नहीं होने चाहिए। इन द सेंस कि पूरा आप फिल्म में नहीं जा रहे हो, आप कॉमेडी में नहीं जा रहे हो। आपके जो बियर्ड है तो वो क्लीन शेव या तो है, या आप बियर्ड रखते हो तो प्रॉपर आपका सेट होना चाहिए। कोई अननेसेसरी स्टाइल नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल जो आपका लुक है वो दिखना चाहिए प्रॉपर। आप ये लगे कि हाँ चलो, एक दो दिन पहले इन्होंने अपने हेयर कटिंग करवाया हुआ है, या जो आपके सेविंग है वो कराए हुए हो। अब फीमेल है तो आप साड़ी, या आप भी ब्लेजर, बहुत सारी फीमेल हैं वो भी ब्लेजर पहन सकती हैं। तो वो ड्रेस वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी बताया हुआ है, और फिर मैं और आगे सेपरेट में डिस्कस करूंगा। तो आपका जो लुक होना चाहिए वो दिखना चाहिए कि यस, आप एज ए ऑफिसर के तौर पे आए हो। आप कंधे पर गमछा लेकर के नहीं चल सकते हो। जैसे एक आप लोग बहुत जानते हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो गमछा लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है, गमछा लेकर के चलने वाले जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनकी उनकी अपनी एक पहचान है और उस चीज को बनाए रखते हैं। जैसे अब पॉलिटिशियन जनरली देखोगे, कुर्ता पहन रहे हैं, कुछ कुर्ता पजामा, कुछ धोती कुर्ता पहन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछड़े हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, हर लोग का, हर क्लास के लोगों का अपने पास फ्रीडम होता है, अपने पास उनका एक स्टाइल होता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि उस ढंग से, जैसे कि गांव में पहन रहे हैं तो लुंगी पहन करके चले जाओगे, या गमछा रख करके, या मुरेठा बांध करके, या जो भी करते हैं। जिनका जो, जैसे अब लेटेस्ट एक कोई सिख कैंडिडेट है, तो वो ऑब्वियसली उनको, जैसे उनका बियर्ड है तो उस ढंग से वो रखेंगे, उनको टर्बन है तो वो टर्बन अपना पहनेंगे। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे दिखना चाहिए कि हाँ ये पर्सन, जैसा भी देखो, चेहरा, फेस, फेशियल एक्सप्रेशन सबके थोड़े अलग अलग होते हैं, बहुत सारी। अब जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका लगता है कि उनका स्माइलिंग फेस है, कुछ ऐसे हैं लगता है टेंस में है। तो कुछ चीजें हैं वो बियॉन्ड आपके कंट्रोल में, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है वो दिखना चाहिए। तो अपियरेंस, बियरिंग का मतलब है कि जैसे आप चलते हो, आप जैसे रूम में इंटर करते हो, तो एक ऑफिसर के टाइप का फील होना चाहिए। और
सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क्स थोड़े कट जाते हैं कि आप जब चलते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसे चलो कि जैसे लग रहा है कि एकदम शेर की गुफा में घुस रहे हैं। नहीं, आप कहाँ भी जा रहे हो उस बोर्ड में तो आप अपने राइट से जा रहे हो, आप अपने अधिकार से जा रहे हो। यू हैव क्वालिफाइड रिटन पार्ट, यू हैव क्वालिफाइड फिजिकल पार्ट, यू हैव क्लियर मेडिकल पार्ट, देन यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। तो वेन यू आर एंट्रिंग इन रूम, तो आपके जो चलने का स्टाइल है वो एक सही पोजीशन में होना चाहिए, थोड़े स्ट्रेट बॉडी पोस्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम नजरें झुका करके डरे हुए घबराए हुए से घुस रहे हैं। नहीं, ये आपका अधिकार है, आप अधिकार बस जा रहे हो, आप चोरी से नहीं घुस रहे हो रूम में। आपने प्रूव किया हुआ है कि मैं इस रूम में घुसने लायक हूँ, मैंने प्रूव किया हुआ है, तब आप जा रहे हो। मैनर्स एंड मैनरिज्म, मैनर आपका सोशल नॉर्म्स की, जैसे आप कोई ग्रुप में पब्लिक में कैसे बिहेव करते हो। कहते हैं ना कि इनके पास मैनर्स नहीं है। मैनर्स नहीं है का मतलब है, ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि आप अकेले घर में होते हो, आप कैसे भी रह सकते हो। आप बाथरूम में जा रहे हो, गाना गा रहे हो, नहा रहे हो, गाना गा रहे हो, या जो भी कर रहे हो, स्टाइल लगा रहे हो, स्टाइल मार रहे हो जो। लेकिन जब आप पब्लिक में होते हो तो आपका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। तो एक तरह से आप पब्लिक में जा रहे हो, वो क्लोज डोर है, लेकिन वहां आप, आपके पेरेंट्स के एज के या उनसे भी ज्यादा, या मान के चलो उनके बराबर एज के लोग वहां बैठे हुए हैं। तो हमें उस ढंग से जो सोशल नॉर्म्स होता है, हमें ये दिखाना की जरूरत होती है। गुड मैनर्स कह सकते हो, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल। किसी भी चीज को हम, सपोज करो कुछ हमारा ओपिनियन है, तो हम, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज में बोर्ड से एग्री हो जाएं। हम कुछ चीजों में बोर्ड से डिसएग्री हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम पोलाइटली कह सकते हैं कि इन माय ओपिनियन दिस इज ट्रू। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैं ही सही हूँ। नहीं, आप इनफैक्ट आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन कभी भी अपने बिहेवियर से र्यूड, देखो ये हर पर्सन का होता है। मैं खुद अपना बताता हूँ, बहुत बार मैं कोशिश करता हूँ कि र्यूड नहीं होने का, लेकिन कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब हो जाता हूँ। तो लेकिन आप इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस है ना। मैनरिज्म, मैनरिज्म एक तरह से है कि आपका हैबिचुअल जो जेस्चर होता है, वे ऑफ स्पीकिंग। नॉर्मली क्या है कि कुछ पर्सन होते हैं कि सोचते हैं ना कि हम टोटली अपने को चेंज कर लेंगे, लेकिन वो टोटली चेंज नहीं होता। कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी ढंग से, तो वो नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम स्टाइल, वो जो कहते हैं ना कि कंधे उचका करके, या नीलोत्पल मृणाल के संबंध जो शब्दों में हम यदि कहें कि जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं तो जीभ टेढ़ा करके बोलना, और ये नहीं। आपके पास जो नेचुरल फ्लो है उसको आपको मेंटेन रखना है। नेक्स्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। किसी भी चीज में इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को आप किस ढंग से सोल्व कर रहे हो। आपके पास एक कुछ स्किल्स हैं। एप्टीट्यूड आपके, यानी नेचुरल एबिलिटी और स्किल्स आपके पास हैं। जैसे लेटेस्ट टेक वो कहते हैं ना कि कॉमन इंटेलिजेंस या कॉमन आपके सेंस कह सकते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए, यानी कि नेचुरल एबिलिटी किसी चीज के प्रति होना चाहिए जो आपसे पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने क्रैम कर लिया है, हमने मेमोराइज कर लिया है और जस्ट हम बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम रट्टा लगा लेते हैं, तो लगता है कि हमें आता है, लेकिन हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी आपको जाना है तो वो नेचुरल जैसा फील होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपको नेचुरल लगना चाहिए, बनावटी नहीं है। जितना आप ओरिजिनल होगे किसी भी चीज में, ओरिजिनल का कीमत है, कार्बन कॉपी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। और सब आप वहां प्रेजेंट अपने को करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने दो चार कोट रट लिया, कुछ चीजें रट ली तो आपसे वो इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं, आपसे ज्यादा वो पढ़े हैं, आपसे ज्यादा उन्होंने जीवन जिया है, आपसे ज्यादा उनके पास एक्सपोजर है। और मे भी आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहां बेसिक बुनियादी सुविधाओं की आपके पास कमी है, लेकिन वो ऑलरेडी जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। हम में, आप में से बहुत ऐसे हैं जिनको अभी लगता है कि हम एक बार, सपोज करो कि आप
इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे इसमें ऐसे हो जिसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या whosoever इज देयर गार्जियन और समथिंग, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको बेसिक सारी चीजें दी हुई। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी चीजों की कमी है, लेकिन बोर्ड जो है, बोर्ड में जो भी है वो ऑलरेडी जीवन में बेसिक बुनियादी चीजों से ऊपर है। तो आप ये सोचोगे कि नहीं हम किसी चीज से उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप जहां भी हो नेचुरल हो, और किसी चीज में कीन इंटरेस्ट लेने की कोशिश होने चाहिए। कीन इंटरेस्ट का ऑलरेडी देखो आपसे ये हुआ ना कि जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही है, चीजें हो रही है, उसमें हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटी टू परसीव, एनालाइज एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशन। हर चीज हमें एग्जैक्ट फॉर्म में ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हम किसी चीज को इंटेलिजेंट गेस कर सकें, किसी चीज को प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज कर सकें, और फैक्ट और सिचुएशंस को हम प्रेजेंट कर सकें लॉजिकल ऑर्डर में। बहुत सारी चीजें हमें एग्जैक्ट पता नहीं होती है, लेकिन हम इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वट एवर लिमिटेड नॉलेज और एक्सपोजर आई एम हैविंग, बेस्ड ऑन दैट आई एम सेइंग दिस। तो ये हुआ कि यस, आप पोलाइट भी हो, आपके पास ये रेडी कर रहे हो कि मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो भी है उसके आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। फिर यदि वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कुछ चीजों में आपको रेडी रहना है कि हम जवाब दे सकें। कहाँ एग्जैक्ट नहीं आता है, और जहां आप एकदम ब्लैंक हो, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट फर्दर डिटेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, आपके वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड्स। वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड्स का मतलब दो है एक तरह से। एक तो यह है कि किसी के पास ऑलरेडी यदि वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके संबंध में आपने जो अनुभव किया, जीवन में सीखा। और एक है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसमें आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे क्यों आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो, तो आपके पास उसके जवाब होने चाहिए। कोर्स में जा रहे हो, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन प्लस सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पैथी, किसी वर्ग के प्रति, किसी समूह के प्रति हमें इम्पैथी की भावना रखना चाहिए, तब हम बेटर अपना काम कर सकते हैं। हमारी बहुत समस्याएं जो होती है, हम इम्पैथी और सिंपैथी नहीं रखते हैं, तो उसके कारण दिक्कत होता है। बहुत ऐसे बार होता है कि देखोगे कि जो जवान है, या जो अदर रैंक्स हैं, या एसओ हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, उनके साथ जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स हायर लेवल पे होते हैं, वो सही से बहुत बार बिहेव नहीं कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है। कुछ उनके पास डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप उनको सुनो, तो उसके बाद आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। अब हमेशा आप उनको कभी मौका नहीं दोगे, तो बहुत बार चीजें क्या होती है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। आप देख रहे हो कि फोर्स में बहुत सारे जो फ्रेटरिसाइड और सुसाइड हो रहे हैं, इसका कारण एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो रहा है। जो कम्युनिकेशन है, हर पर्सन जो है अपने अपने लेवल से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में यदि कोई आपको थोड़े से रे ऑफ होप देते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से होते हो जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हो। मैं हर कैंडिडेट को कहता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है, यदि मेरे लायक है तो मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज में सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि थोड़े दो शब्द कहीं से मिल जाते हैं, तो वो हमें सपोर्ट मिल जाता है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो बहुत बार कोई पर्सन है थोड़ी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ उसके इशूज हैं, यदि आपको मौका मिलता है, कभी कभी क्या होता है ना, हम भरे हुए रहते हैं, ये एक जनरल लाइफ आप देखोगे, कोई आपको 5 मिनट सुन ले, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं रेडी रहे सुनने के लिए, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। और ये सब क्या है, अब अस्पितल ये आपसे नहीं बोलेंगे कि चलो सिंपैथी पे आप 5 मिनट बोलो, नहीं। लेकिन आप यदि इस ढंग से इन चीजों को शो करते हो तो एक अच्छा होगा। नेक्स्ट है जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे पार्टिसिपेशन इन गेम्स, स्पोर्ट्स, डिबेट्स, कोई आप पोजीशन हेल्ड किया, कोई अचीवमेंट्स है, ये सब पे आपको कमांड होनी चाहिए। यदि आपने लिखा, सपोज करो कि हमने किसी गेम्स में कॉलेज के दिनों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जो भी आप खेलते थे, यदि आप कुछ खेलते थे, प्ले करते थे, या गांव में ही आप कुश्ती लड़ते थे, यदि किसी में इंटरेस्ट है, तो वो आपको बताना है, उसके संबंध में आपको जानना है। कोई डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, कोई आपने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आपको उस पे आंसर्स आने चाहिए। कोई पोजीशंस आपने हेल्ड किया, जैसे आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, मॉनिटर थे, या किसी कल्चरल ग्रुप के, या
साइंटिफिक कोई ग्रुप था, वो सब में आपने पार्टिसिपेट किया, कहीं आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, कहीं आपने कुछ और अचीव किया, तो इन सब के संबंध में आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट आपके है डिस्पोजिशन, इन द सेंस कि आपके जो हैं जैसे लीडरशिप, आप लीडरशिप, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। हम जब किसी भी एज ए लीडर रोल में होते हैं, लीडरशिप रोल में, तो बहुत बार हमारे लिए ये होता है कि हम लीड करें फ्रंट से। फ्रंट से लीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आगे ही रहना है। कभी कभी जरूरत होती है कि आप अपने किसी सबोर्डिनेट को बोलते हो, यस आप आगे वाले पोर्शन में रहो, मैं पीछे चीजों को, क्योंकि जहां ज्यादा चैलेंज है वहां आपको रहना चाहिए। लीडरशिप का मतलब हमेशा एकदम आगे ही नहीं होता है, कभी कभी आपको पीछे भी मोर्चा संभालने की जरूरत होती है। डिटर्मिनेशन कि यस कर ले जाएंगे। बहुत बार जैसे होता है कि कहीं गोलीबारी होने लगती है, आप अभी गए नहीं हो, लेकिन आपको वो दिखाना है कि यस हम पीछे भागने वालों में से नहीं है। बहुत बार आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ता है, और इनफैक्ट इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाते हो तो आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड आपको टाइम रहता है, उसमें आपको डिसीजन। सेल्फ रिलायंस, कहते हैं ना कि कलाइयों की ताकत और हौसले की गर्मी ही फतह के दावों को जिंदा रखती है। तो आपके पास जो फिजिकल करेज है और जो मेंटल करेज है, उसके आधार पे आपको सेल्फ रिलायंस, कभी कभी आपने जैसे देखते हो, कभी जब देखना कि किसी को मेडल मिल रहा है, गैलेंट्री मेडल, कुछ लोग हैं पोस्थोमस जिनको मिलता है शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, व्हाट्सोएवर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस अवार्ड उनको तब मिलता है जब वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस। तो क्या होता है कि वैसे समय में उनको अपने पर भरोसा रहता है कि मैं यदि अकेले भी हूं तो आप सामने 50 भी है तो मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा। ये आपका सेल्फ रिलायंस होता है, आत्म अपने आप पे भरोसा रखना। तो ये आपको दिखाना होता है। अब ऑब्वियसली वहां वो थोड़े बोलेंगे कि ये 4 पहलवान आपके आएंगे और फाइट करना, नहीं, आपका जो जवाब है उसमें झलकना चाहिए। एबिलिटी टू फेस स्ट्रेस एंड क्राइसिस, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो। बहुत बार बोर्ड को पता है कि आप नहीं जानते हो उस प्रश्न का आंसर, फिर भी उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। वहां वो देखना चाहते हैं कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो। क्राइसिस के सिचुएशन में आप क्या हथियार डाल दोगे। आप किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी चीजों को देखते हो, दुनिया में इतिहास पढ़ते हो, तो बहुत सारे युद्ध, गेम, बहुत सारी चीजें हुई। क्राइसिस के टाइम में कोई कैसा बिहेव करता है, कितना फॉर्म रहता है, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो हमेशा अपने को रखो कि कुछ, बहुत बार मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यदि कंटिन्यूअस आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया और ऑल 5 आप नहीं जवाब दे रहे हो, फिर भी ये कभी मत सोचना है कि हम बाहर हो गए गेम से, नहीं। हो सकता है जानबूझ करके वो चेक कर रहे हैं कि आप कितने लोड ले सकते हो। प्लस जो आपके जैसे कभी होता है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अंदर ही अंदर हम गुस्सा होने लगते हैं, मन में गाली देने लगते हैं, लेकिन आज के डेट में देखते हो बहुत सारे जो माइंड रीडर्स हैं, तो जो बोर्ड में हैं, वो आपके जो एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट आप क्या सोच रहे हो वो तो एग्जैक्ट आप ही जानते हो, लेकिन बहुत हद तक उनको आइडिया मिल जाता है कि आप कैसा सोच रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा, अब ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन नहीं आया तो आप स्माइल दे रहे हो, नहीं। आपके जो फेस है उसमें थोड़ा टेंस तो आने चाहिए, लेकिन उससे हड़बड़ा करके आप एकदम सिंपल से क्वेश्चन को भूल नहीं जाने चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड आपसे कंटिन्यूअसली टफ क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने प्रेशर झेल पाते हैं। जब देखते हैं कि नहीं, अब ये इसको छोड़ना चाहिए, तो फिर आपसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि फिर से आप कोप अप कर पाओ, फिर से आप उस कंडीशन में आ पाओ। करेज, मोरल एंड फिजिकल, कहते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे एक है ना कि कुछ ऐसे इतिहास में लोग हुए, आपने हमने तो देखा नहीं, लेकिन जो भी इतिहास थे, जैसे शेर शाह सूरी, कहते हैं ना कि उनका नाम फरीद खां था, और वो तलवार के एक बार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए तो शेर खां उनका नाम पड़ा। फिर बाद में उन्होंने शेर शाह हो गए। हरि सिंह नलवा, कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने एक बार बाघ को, जो अपने विदाउट बेयर हैंड चीर दिया उसका जबड़ा।
तो एक ये फिजिकल करेज हुआ, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है मोरल करेज। कभी कभी बहुत बार सिचुएशन ऐसे आते हैं जब आपको मोरल करेज की जरूरत होती है। जैसे जस्ट एग्जांपल लो, कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपको अपने ही लोगों पे गोली चलाने की नौबत आए, तो उस समय सिर्फ फिजिकल करेज काम नहीं आता है, मोरल करेज भी काम आता है। आपने सुना होगा कि जनरली जो डॉक्टर होते हैं, तो वो कितना बड़ा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन वही सपोज करो एक बहुत बड़े सर्जन है और उनकी बेटी अपनी बेड पे पड़ी हुई हो, उसको ऑपरेट करना होगा, तो शायद उनके हाथ कांपने लगेंगे। इस वजह से नहीं कि वो भूल गए हैं चीजों को, हजारों उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशन में आ जाते हैं। तो जो करेज होना चाहिए वो मोरल करेज भी होना चाहिए, और फिजिकल करेज तो आप फोर्स में जाते हो तो फिजिकली आपको तो चेक ही किया जा चुका है, मेडिकली फिजिकली आप फिट हो। और आप ट्रेनिंग आपसे 1 साल कराई जाएगी। 1 साल तो बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद यदि आप कमांडो बनते हो तो कमांडो ट्रेनिंग, फिर और स्पेशल विंग में जा रहे हो तो स्पेशल ट्रेनिंग। तो मिनिमम तो 1 ईयर सबको ट्रेनिंग करना ही है एज असिस्टेंट कमांडेंट, जब आप फाइनली 3 स्टार अर्न करने से पहले। लेकिन और भी स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है। तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, आपका जो है मोरल करेज क्या होता है। बहुत बार जैसे आपने देखा कि मूवी वगैरह में आपने बहुत सारे देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां एक भाई है दूसरे भाई, तो कभी गोली मारना पड़ता है, और या आप कहीं ऐसे पोस्ट पे, चेक पोस्ट पे हो, और आपका कोई अपना है वहां से ड्रग्स पास कर रहा है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन पास कर रहा है, उस समय आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पकड़ो, ये सारी चीज को। तो ये भी आपके आंसर्स में ये सब शामिल होना चाहिए। अब है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। अब ये आपका झलकना चाहिए कि किसी ढंग से आप सुपीरियर हैं, आप तो कैसे बिहेव करते हो, सबॉर्डिनेट है, ये सब कैसे आपका चेक किया जाता है। ये आपको जो एसआरटी दी जाती है कभी कभी, तो एसआरटी वगैरह में सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट है, उसमें आपका टेस्ट किया जाता है कि आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई जूनियर हैं, तो किस ढंग से आप बिहेव करोगे। फिर कमिटमेंट टू वैल्यूज, इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड नेशनल ओरिएंटेशन। आप जब वहां जाते हो तो आप पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को रिप्रेजेंट डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। यस, दिस इज ट्रू कि आप वहां से हो, लेकिन आप भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जा रहे हो। आप कभी भी, जैसे आप देखते हो कभी कभी जो एक दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी कारण से, इतनी कन्फ्लिक्ट के कारण, बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण या कुछ और चीजों के कारण प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वैसे समय में आप एक इंडियन हो, आप किसी स्टेट विशेष के उस परिस्थितियों में नहीं हो। इतिहास गवाह है कि समस्याएं आती रहती है, लेकिन जो पर्सन अपने कमिटमेंट टू वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रिटी अपने रखते हैं, सेकुलर एंड नेशनल ओरिएंटेशन रखते हैं, तो उनके जो रास्ते हैं, उनके जो डिटर्मिनेशन है, वो बरकरार रहता है। आप एक ऐसे इंडिया के सिटीजन के तौर पे जा रहे हो, आप किसी स्टेट के सिटीजन के तौर पे नहीं जा रहे हो। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ ना कि आप फला स्टेट से होगे तो 2 सीट आपका कंफर्म है, नहीं। देखो, जो आप एज ए सपोज करो SC ST OBC EWS रिजर्वेशन है, लेकिन ये नहीं है कि आप SC कैंडिडेट से हो तो SC के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जाओगे, ST कैंडिडेट को तो आप ST कैंडिडेट के, और OBC कैंडिडेट को तो OBC का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, नहीं। आपका वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक प्रोविजन है कि ठीक है, जो सेक्शन को हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उन्हें मौका मिल रहा है, लेकिन वंस आप सेलेक्ट होते हो तो कहीं भी ये नहीं है। आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो सारे फासले खत्म हो जाते हैं। आपको रिटर्न में उतने ही मार्क्स लाने हैं, प्लस जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि किसी को, जनरल कैंडिडेट को ज्यादा दौड़ना पड़ेगा और OBC कैंडिडेट को कम। नहीं, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल देखना है।
कोई भी जैसे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है। पोजीशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट will be a desirable qualification. This qualification will be given consideration at the time of interview और personality test only। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फिक्स मार्क्स 10 मार्क्स दे दिया जाएगा और 5 मार्क्स, ऐसा नहीं है। यदि आपने एनसीसी किया हुआ है बी और सी तो एक ये बोर्ड को लगता है कि इसके पास नेचुरल इंक्लिनेशन है फोर्स के प्रति, यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति, यूनिफॉर्म के प्रति। तो ये दिखाता है कि आप पहले से ही अवेयर है, बेसिक चीजों को आप जानते हैं। आपने मन में कभी ना कभी सोचा था। अब एनसीसी सपोज करो कि एनसीसी आप क्यों जा रहे हो, दो चीजें। एक तो कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा चीजों को सीखने का मौका मिलेगा, फिजिकल फिटनेस वगैरह रहेगा कॉलेज के दिनों में ऐसे, या फिर आप सीनियर स्कूल लेवल में हो तो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में एनसीसी मैंने देखा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, सबके बारे में तो ये चीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेजोरिटी जिनको मैं जानता हूँ एनसीसी किया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हम यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाएं। तो यदि ये है तो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है। लेकिन हमेशा देखना, मेजोरिटी ऑफ टाइम मैंने वही देखा है कि हाईएस्ट नंबर जो है वो नॉन एनसीसी का आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप को एनसीसी का एडवांटेज नहीं है। लेकिन एनसीसी होने के बाद आपको जवाब देना पड़ता है कि यस, एनसीसी आपने किया तो क्या सीखा। एनसीसी के संबंध में बहुत सारी चीजें, बट वो पॉजिटिव देता है, एक पॉजिटिव वाइब्स रहता है कि यस, ये पर्सन जो है पहले से ही चीजों से अवेयर हैं, बेसिक चीजों को जानते हैं। तो ये आपके जो ब्रॉड एरियाज हैं जहाँ यूपीएससी आपको टेस्ट करती है, इन सारे चीजों को देखो और ग्रेजुअली आपको लर्न करना है चीजों को। जहां आप नहीं जानते हो आप टोटली 360 डिग्री, या कह सकते हैं हम 180 डिग्री, आप रोटेट नहीं हो जाओगे। आप जा रहे थे इधर और उधर नहीं हो जाओगे। लेकिन जहां पॉसिबल होता है, कहते हैं ना कि आप किसी भी फील्ड में 1000% नहीं इंप्रूव कर लोगे, लेकिन 1000 एरिया में या 100 एरिया में या 20 एरिया में 5% आप इंप्रूव कर लोगे तो काफी आपको सुधार हो जाएगा। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या जो पर्सनल इशू पर्सनल डाउट्स हैं या जिनको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।